हेलो वांगसे लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। कहने के लिए ये वन शॉट है, लेकिन ये 2 शॉट भी हो सकता है, 3 शॉट भी हो सकता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे बैकग्राउंड से नॉइज़ आएगा तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर देना और मेरी स्टोरी लाइन पर फोकस करना। तो चलिए, आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े मेंशन को देखते हैं, और मेंशन के अंदर एक रूम को देखते हैं। रूम में एक बेड पर एक पर्सन लेटा हुआ था। उसका पूरा रूम ब्लैक कलर का था, यहाँ तक कि उसकी बेडशीट, उसका बेड, सब कुछ ब्लैक ही था। वो अभी लेटा हुआ नहीं था, वो बैठा हुआ था और अपने ड्रॉयर से एक फ़ोन को निकालता है और उसका स्विच ऑन करता है, और किसी को कॉल लगाने के बाद फ़ोन को साइड टेबल पर रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। जाने से पहले वो समय देखता है, इस वक्त रात के 11 बजे थे। वो अपना हेडसेट करता है और कहता है अब मुझे सो जाना ही चाहिए। ऐसा कहकर वो लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर हुआ ही था कि अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो उठ के बैठ जाता है और फ़ोन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि ये इसका प्राइवेट नंबर था। इसमें ज़्यादा लोग कॉल नहीं करते थे, सिर्फ गिने चुने ही लोग कॉल किया करते थे। तो वो पर्सन हैरान हो जाता है और कहता है इस वक्त किसने कॉल किया। ऐसा क्या सोचकर वो फ़ोन को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो उल्लू के पट्टे, नालायक गधे, कहाँ मर गए थे तुम सुबह से। तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों करके रखा था। मैं सुबह से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ। जब वो पर्सन ऐसी आवाज़ सुनता है तो कहता है एक्सक्यूज़ मी। सामने वाला पर्सन जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है चैंग, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया। तुमने फिर से कोल्ड ड्रिंक पी है ना, तभी तुम्हारे गला बैठ गया है। इतना भारी आवाज़ कैसे हो गया। दूसरी तरफ वाला इंसान कहता है मेरा नाम चैंग नहीं है। सामने वाला पर्सन जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हारा नाम चैंग नहीं है तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी दूसरी तरफ वाला इंसान थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और कहता है मेरा नाम लैनजेन है। जब सामने वाला पर्सन ये सुनता है तो कहता है ये नंबर मेरे भाई का नहीं है। ये नंबर तो मेरे भाई ने दिया था। चैंग नहीं, जियांग चंग, मेरे भाई का नाम जियांग चंग है। उसने कहा था जब मैं सिटी में आऊँ तो उसे कॉल करूँ, और मैं सुबह से उसे कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैं एक ओमेगा हूँ और अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त बस स्टैंड पे अकेला हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है इस वक्त तुम कहाँ पर हो। विंग कहता है मैंने बताया ना, मैं इस वक्त बस स्टैंड पे हूँ। वांग जी कहता है अपना लोकेशन भेजो। विंग कहता है तुम चैंग नहीं हो। वांग जी कहता है मैं चैंग नहीं हूँ और तुमने रॉन्ग नंबर लगाया है। विंग कहता है लेकिन जियांग चंग ने तो मुझे ये नंबर दिया था जब मैं सिटी में आऊँ कॉलेज में पढ़ने के लिए तब मैं उसके साथ रहूँगा, इसलिए मैंने उसे सुबह से कॉल लगा रहा हूँ लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा, और अब लगा है तो वो तुम्हारा नंबर है। वांग जी कहता है तुम इस वक्त हो कहाँ। विंग कहता है मैंने बताया ना, मैं इस वक्त बस स्टैंड पे हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है अपनी लोकेशन भेजो। विंग कहता है मैं अपनी लोकेशन क्यों भेजूँ। वांग जी कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकता। वांग जी कहता है तो फिर मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। विंग कहता है अरे ऐसे कैसे तुम फ़ोन कट कर सकते हो, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वांग जी कहता है तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन तुम अपना लोकेशन नहीं भेजोगे तो मैं कैसे हेल्प करूँगा। विंग कहता है लेकिन वांग जी कहता है अपना लोकेशन भेजोगे या नहीं। विंग कहता है नहीं भेजूँगा। वांग जी कहता है तो फिर मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ। विंग कहता है नहीं फ़ोन मत करना, मुझसे बातें करते रहो। तभी अचानक से विंग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। विंग नोटिफिकेशन देखता है और कहता है मैं तो गया काम से, मेरे फ़ोन में बस 10% बैटरी है। वांग जी कहता है जल्दी से अपना लोकेशन ऑन करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। विंग कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है तो फिर मैं करूँ क्या, तुम अपना लोकेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगा। विंग कहता है मुझे नहीं पता। तभी अचानक से विंग को कुछ अल्फा दिखते हैं जो विंग की तरफ ही आ रहे थे। विंग कहता है लंजन कोई मेरे पास आ रहा है, 4-5 अल्फा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है इडियट, तो तुम वहाँ रुके हुए क्यों हो, भागो वहाँ से। विंग जल्दी से अपना सारा सामान लेता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। वो अल्फा भी विंग के पीछे पीछे भाग रहे थे। वांग जी विंग से कहता है अपना लोकेशन दो। विंग कहता है भागते हुए कैसे लोकेशन दे दूँ। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं करूँ क्या इसका। उसके बाद वांग जी सीधे अपने लैपटॉप पर बैठ जाता है और विंग के नंबर से विंग का लोकेशन निकाल लेता है, और उसके बाद कहता है तुम मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। विंग कहता है लेकिन मैंने तो अपना लोकेशन दिया ही नहीं। वांग जी कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वांग जी अपने मेंशन से निकल जाता है। उधर विंग भाग रहा था, वो अल्फा भी विंग का पीछा कर रहे थे। विंग इस वक्त काफ़ी घबरा चुका था। विंग अभी भी वांग जी से बातें कर रहा था। वांग जी भी विंग से बातें कर रहा था और कहता है तुम बस इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ, जितना हो सके उतना दूर से भागो। विंग कहता और कितना भागूँ।
वांग जी कहता है जितना भाग सको उतना। विंग जब ये सुनता है तो और जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अपने सामान के साथ वो भाग नहीं पा रहा था, इसलिए विंग अपना सामान वहीं पर फेंक देता है और सिर्फ अपना बैकपैक ले लेता है और जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट कर देता है। वो अल्फ़ा भी उसके पीछे भाग रहे थे। विंग एक जगह जाकर रुक जाता है, तभी सारे अल्फ़ा विंग को घेर लेते हैं। विंग जोर जोर की सांसें ले रहा था और उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ ही चुके थे। तभी अचानक से उनके सामने एक ब्लैक कार आके रुकती है। विंग हैरान होकर उस कार की तरफ देख रहा था। जैसे ही वो सारे अल्फ़ा उस ब्लैक कार को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से। ऐसा कहकर वो सारे अल्फ़ा वहाँ से चले जाते हैं। उसमें से वांग जी बाहर निकलता है। वांग जी को विहिंग देखता है और कहता है तुम कौन? वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है विहिंग जैसे ही ये सुनता है तो भागकर वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी को हग कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी अचानक से स्टैचू बन जाता है, क्योंकि आज से पहले वांग जी को किसी ने इस तरह से हग नहीं किया था। विंग वांग जी के कंधे पर सर रख कर रो रहा था और कहता मैं कितना डर गया था, तुम्हें पता है। वांग जी विहिंग को शांत करने लगता है और कहता शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। विंग अपने आंसुओं को पोंछते हुए वांग जी से अलग होता है। वांग जी विहिंग को घूर कर देखता है और विहिंग भी वांग जी को देखता है। वांग जी ने इस वक्त पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये कार तुम्हारी है? वांग जी हूँ में सर हिला देता है और कहता हूँ, चलो बैठो। विंग भी कार में आकर बैठ जाता है और वांग जी कार स्टार्ट कर देता है। विंग पूरी कार को ध्यान से देख रहा था। ये बहुत महंगी कार थी। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी इस वक्त कार चला रहा था, इसलिए उसका ध्यान विंग पर बिल्कुल भी नहीं था। विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था और अपने मन में सोचता है ये तो काफ़ी अमीर बंदा लग रहा है। वांग जी कार चलाते चलाते अचानक से विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी वांग जी को घूर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है क्या देख रहे हो? विंग कहता है कुछ कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर विंग सामने की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है तुम इस सिटी में क्या कर रहे हो? विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ है यहाँ पर, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। वो मैं विलेज में रहता हूँ ना, गाँव में, तो मेरा कज़न ब्रदर यांगचंग वो इसी सिटी में रहता है और यहाँ जॉब भी करता है। उसका खुद का अपार्टमेंट भी है। तो उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं सिटी आऊँ पढ़ने के लिए तो मैं उसके साथ रहूँगा। उसने अपना नंबर भी दिया था और मैंने वो नंबर सेव भी करके रखा है। ऐसा कहकर विंग अपना फ़ोन दिखाता है। वांग जी एक नज़र उस नंबर पर देखता है और कहता है ये मेरा नंबर है। विंग कहता है लेकिन मैंने तो चैंग के नंबर सेव कर रखा था और मुझसे चैंग ने मुझे ये नंबर दिया था। चैंग ने मुझे गलत नंबर दिया, इसका मतलब। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा नंबर है। विंग कहता है तो इसका मतलब मैं चैंग को इतनी बड़ी सिटी में कैसे ढूंढूंगा? वांग जी विंग को घूर कर देखता है और कहता है शायद तुम्हारे भाई ने तुम्हें रॉन्ग नंबर दे दिया। विंग कहता है चैंग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वांग जी घूर कर देखता है। विंग कहता है गलत मत समझो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये वाला प्यार नहीं है। हम दोनों तो भाई हैं ना, कजन ब्रदर हैं, तो हम भाइयों वाला प्यार की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता। वांग जी अब अपने मेंशन में पहुँच चुका था। जैसे ही मेंशन का गेट खुलता है और विंग सामने की तरफ दिखता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लग्जरियस मेंशन था। ऐसा विंग ने सिर्फ फिल्मों में देखा था। विंग एक बार वांग जी को देखता है, एक बार मेंशन को देखता है। वांग जी इस वक्त मेंशन के अंदर आ चुका था। तभी बहुत सारे गार्ड्स वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने इस वक्त ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। विंग उनकी तरफ घूर कर देखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है बार बार तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? विंग सीधे नाम में सर हिला देता है और कहता है कुछ भी नहीं। विंग अपने मन में सोचने लगता है ये इतना बड़ा मेंशन में रहता है और इतने सारे ये सारे इन लोगों ने तो सारे ब्लैक कपड़े पहन रखे, इसका मतलब ये कोई 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 माफिया है। विंग अपने मन में ही सोचने लगता है कि वांग जी कोई माफिया है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें अंदर नहीं जाना। विंग वांग जी की तरफ देखता है और हाँ में सर हिला देता है। इस वक्त तो विंग की बोलती ही बंद हो चुकी थी। वांग जी अंदर जाने लगता है। विंग भी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। तब तक सारे सर्वेंट लिविंग रूम में आ चुके थे। इतने सारे सर्वेंट को देखकर तो विंग का तो मुँह ही खुल गया था। विंग पूरे मेंशन को ध्यान से देखने लगता है। मेंशन जितना बाहर से लग्जरियस लग रहा था और अंदर से तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग बस घूर घूर कर चारों तरफ देख रहा था। वांग जी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और फिर उसके बाद अपने एक सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है गेस्ट के लिए रूम तैयार करो। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है उनके साथ जाओ, तुम्हें रूम दिखा देंगे। विंग कहता है ये तुम यहाँ रहते हो? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है और कौन रहता है तुम्हारे साथ? वांग जी कहता है मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ, मुझे अकेला रहना पसंद है। विंग कुछ और आगे बोलने वाला था कि तभी हेड सर्वेंट कहती है सर अब हमारे साथ आइए। ऐसा कहकर हेड सर्वेंट आगे जाने लगती है। विंग फिर से पूरे मेंशन को घूर कर देखता है और अपने मन में कहने लगता है हो ना हो ये सच में मुझे लग रहा है ये माफिया ही है।
इतना इतना खतरनाक मेंशन, और बाहर बाहर भी तो कितने सारे गार्ड थे, और वो काले कपड़ों में लोग, वो तो माफिया के लोग होते हैं ना। ऐसा कहकर विंग आगे बढ़ने लगता है। विंग को जो बात अपने मन में सोचनी थी वो अपने मुंह से बोल गया था। वांग जी विंग को घूर घूर कर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। हेड सर्वेंट विंग को उसके रूम में लेकर आ जाते हैं। रूम को देखने के बाद तो विंग की और भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ये रूम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। विंग चारों तरफ घूम कर देख रहा था। तभी हेड सर्वेंट कहती है, सर ये वॉशरूम है, आपको अगर फ्रेश होना है तो आप फ्रेश हो सकते हैं। ऐसा कहकर हेड सर्वेंट वहाँ से जाने लगती है लेकिन रुक जाती है और कहती है, सर अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। विंग सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। हेड सर्वेंट जब ये सुनती है तो हाँ में सर हिला देती है और कहती है, सर आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर हेड सर्वेंट वहाँ से चले जाती है। विंग पूरे रूम को घूर कर देखता है और कहता है, ये तो मेरे घर से भी बड़ा है। ऐसा कहकर विंग वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही विंग वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा था। विंग कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे एक कमरे के साइज का है, इतना बड़ा वॉशरूम कौन बनवाता है। ऐसा कहकर विंग वॉशरूम के अंदर आ जाता है और फिर सब कुछ देखने लगता है। विंग गांव से आया था, उसे ज़्यादा चीज़ों की जानकारी नहीं थी, फिर भी जैसे तैसे करके विंग वहाँ पर फ्रेश हो जाता है और फ्रेश होने के बाद बाहर आ जाता है। विंग ने इस वक्त बाथरोब पर रखा था क्योंकि उसके कपड़े तो रास्ते में ही छूट चुके थे। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या पहने। विंग बाथरूम में ही बैठा हुआ था। तब तक हेड सर्वेंट वहाँ आ जाती है। विंग जैसे ही हेड सर्वेंट को देखता है तो जल्दी से बेड पर कूद पड़ता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। हेड सर्वेंट जब ये देखती है तो कहती है, सर अचानक आपको क्या हो गया। विंग कहता, कुछ नहीं। वो हेड सर्वेंट कहती है, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर वो एक ट्रॉली को आगे बढ़ा देती है, उसमें बहुत सारा खाने पीने का सामान था। विंग सामान को देखता है और उसके बाद हेड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, इतना सारा कुछ, ये सब कुछ क्या मेरे लिए है। हेड सर्वेंट हाँ में सर हिला देती है और कहती है, हाँ सर। आपने कहा था आपको भूख लगी है तो आपको जो पसंद है वो आप खा सकते हैं। विंग कहता है, सारा का सारा मैं खा सकता हूँ। हेड सर्वेंट हाँ में सर हिला देती है और कहती है, आप खा सकते हैं। विंग मुस्कुरा देता है। हेड सर्वेंट कहती है, सर आपने इस वक्त इस तरह से ब्लैंकेट। विंग कहता है, एक्चुअली में मेरा सामान ना वो रास्ते में रह गया, मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ बाथरोब पहन रखा है। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। हेड सर्वेंट जब ये सुनती है तो कहते, कोई बात नहीं सर, आपके रूम में कोई नहीं आएगा, आप ऐसे भी रह सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ पर फ़ोन रखा है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। ऐसा कहकर हेड सर्वेंट लैंडलाइन फ़ोन की तरफ इशारा कर देती है। विंग कहता है, ठीक है मैं कर दूँगा। उसके बाद हेड सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। जैसे ही हेड सर्वेंट रूम से बाहर जाती है, विंग जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और उस ट्रॉली के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पर रखे हुए फूड आइटम को ध्यान से देखने लगता है। विंग ने आज से पहले इतने सारे फूड आइटम नहीं देखे थे और वो दिखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस नज़र आ रहे थे। विंग कहता, उन्होंने कहा कि मैं सारा खा सकता हूँ तो मैं सारा ही खा लूँगा। ऐसा कहकर विंग धीरे धीरे सब कुछ खाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे करके विंग ने सब कुछ ही लगभग खा लिया था, उसने कुछ भी नहीं बचाया था। खाना खाने के बाद विंग अपने स्टमक पर अपना हाथ सहलाता है और कहता है, मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, मुझे इतना खाना नहीं खाना चाहिए था। देखो मेरा स्टमक भी कितना फूल गया है, बिल्कुल प्रेग्नेंट ओमेगा की तरह लग रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से मिरर के पास चला जाता है और अपने बाथरोब को हल्का सा ऊंचा करके अपने स्टमक की तरफ देखने लगता है। उसका स्टमक थोड़ा सा तो फूल गया था। विंग कहता, बिल्कुल प्रेग्नेंट ओमेगा की तरह लग रहा हूँ। ऐसा कहकर विंग स्माइल करने लगा था। तभी अचानक से वांग जी उसके रूम में आ जाता है। जैसे ही विंग वांग जी को देखता है जल्दी से भागकर ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है। तभी वांग जी की नज़र फूड ट्रॉली पर जाती है जिसमें लगभग सारे बर्तन खाली ही थे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें और कुछ खाना है। विंग जब ये सुनता है तो नामे सर हिला देता है और कहता है, नहीं मेरा पेट भर चुका है। वांग जी कहता है, और किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना। विंग नामे सर हिला देता है और कहता है, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है, तुम इस तरह से ब्लैंकेट ओढ़ के क्यों बैठे हो। विंग कहता है, वो एक्चुअली में मेरे कपड़े वहीं रास्ते में रह गए, मैं उन्हें लाना भूल गया तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता हूँ, कल सुबह तुम्हारे कपड़े मिल जाएंगे। विंग कहता है, सच्ची। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता, अभी तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है, रात के लगभग 1 बज चुका है, मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। ऐसा कहकर वांग जी विंग के रूम से बाहर जाने लगता है और अचानक से विंग के रूम की लाइट को ऑफ कर देता है। विंग जब पूरे रूम में अंधेरा देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, अंधेरा मत करो। वांग जी हैरान होकर जल्दी से लाइट ऑन कर देता है और कहता है, क्यों क्या हो गया। विंग कहता, वो एक्चुअली मुझे अंधेरे से डर लगता है। वांग जी में सर हिला देता है और उसके बाद उस रूम से बाहर चला जाता है।
विंग पूरे रूम को देखने लगता है और उसके बाद एक गहरी सांस छोड़ता है। विंग इस वक्त बेड पर बैठा था। बेड काफ़ी ही नरम और मुलायमदार था। विंग कहता है, मैंने तो ऐसा सिर्फ सिनेमा में, मूवी में देखा था या सीरीज में देखा था, ऐसे भी बेड होते हैं क्या? विंग तो उसमें उछलना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से फिर से विंग के रूम का डोर ओपन होता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग की तरफ। विंग इस वक्त बाथरूम में था और बेड पर उछल रहा था। वांगजी जैसे ही विंग को बाथरूम में देखता है जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता, वो मैं तो। वांगजी कहता है, इस तरह बनी की तरह उछलना बंद करो और चुपचाप सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। मैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हें देने आया था जो कार में रह गया था। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से विंग के फ़ोन को वहीं के पास के टेबल पर रख देता है और कहता है, ले लेना। ऐसा कहकर वांगजी जल्दी से रूम से बाहर जाता है। विंग को इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग फिर से ब्लैंकेट में घुस जाता है और कहता है, मैं कुछ ज़्यादा ही उछल पड़ा था। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, मुझे आज बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग इस वक्त सो रहा था, तभी अचानक से उसके रूम में आवाज़ें आने स्टार्ट हो जाती है। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, कौन है कौन है? तभी हेड सर्वेंट कहती है, सर घबराइए मत, वो हम लोग हैं, हम रूम क्लीन कर रहे थे। विंग थोड़ा सा शांत हो जाता है और उसके बाद कहता है, हेड सर्वेंट विंग की तरफ देखती है और कहती है, सर आपके कपड़े आ चुके हैं। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और उठकर बैठ जाता है और कहता है, मेरे कपड़े आ चुके हैं? इतनी सुबह सुबह कहाँ से लेकर आए? हेड सर्वेंट विंग की तरफ देखती है और कहती है, एक्चुअली में सर ने कल रात को ही आपके लिए कपड़े मंगा लिए थे, लेकिन आप तब तक सो चुके थे, इसलिए सर ने कहा कि सुबह दे देना। तो आपके कपड़े वहाँ टेबल पर रखे हैं, आपको जो पसंद आए वो पहन लेना और फ्रेश भी हो जाना। विंग जब ये सुनता है में सर हिला देता है। उसके बाद हेड सर्वेंट सारे सर्वेंट की तरफ देखती है और कहती है, चलो यहाँ से। सभी एक एक करके रूम से बाहर निकलने लगते हैं। उन सब के बाहर जाने के बाद विंग जल्दी से अपने बेड से नीचे उतर जाता है और टेबल के पास आकर खड़ा हो जाता है और सारे कपड़ों को देखने लगता है। ये सारे ब्रांड न्यू कपड़े थे। विंग एक एक कपड़े को उठाकर देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये बहुत मुलायम है, ये बहुत महंगा लगता है। ऐसा कहकर विंग कपड़ों को मिरर के पास ले जाता है और अपने आप को देखने लगता है कि उन कपड़ों में वो कैसा लगेगा। विंग कहता है, इतने बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हें पहनूंगा। ऐसा कहकर विंग उनमें से एक जोड़ा ले लेता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद विंग फ्रेश होकर बाहर आता है। कुछ देर बाद विंग अपने रूम से भी बाहर आ जाता है और पूरे मैंशन को घूम घूम कर देख रहा था। तभी अचानक से वांगजी उसके सामने आ जाता है, जो इस वक्त जॉगिंग करके लौट रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। विंग मुस्कुरा कर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी वहाँ से जाने लगता है। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? वांगजी में सर हिला देता है। विंग कहता है, आप काम क्या करते हो? वांगजी विंग को घूर कर देखता है और क्यों? विंग कहता है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए। वांगजी कहता है, मैं बिजनेस करता हूँ। विंग कहता है, ओह बिजनेस। विंग फिर से अपने मन में सोचता है और कहता है, माफिया भी तो बिजनेस करते हैं ना, तो ये भी माफिया वाला बिजनेस करता होगा, जैसे ड्रग्स डीलिंग, आर्म डीलिंग और बहुत जो माफिया लोग करते हैं। विंग ये अपने मन में सोच रहा था, लेकिन सब कुछ अपने मुंह से बोल देता है। वांगजी उसे घूर कर देखता है, लेकिन विंग का ध्यान तो कहीं और था। लेकिन वांगजी वहाँ से चुपचाप चला जाता है और विंग को अपने ख्यालों में ही खोए रहने देता है। और विंग फिर से पूरे मैंशन को घूमने लगता है। देखते ही देखते विंग मैंशन से बाहर आ जाता है और इतनी हाई सिक्योरिटी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, सच में ये माफिया ही है, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, ये सच में माफिया है। इतने गार्ड्स कौन रखता है? ये अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है या किस लिए? माफिया लोग ही तो इतनी सिक्योरिटी रखते हैं, मुझे लगता है ये माफिया ही है, मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा सोचते सोचते विंग फिर से मैंशन के अंदर आ जाता है। तब तक हेड सर्वेंट विंग के सामने आ जाती है और कहती है, मास्टर वो ब्रेकफास्ट तैयार है, आप चाहे तो कर सकते हैं। विंग कहता है, विंग हेड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, सर ने ब्रेकफास्ट कर लिया? हेड सर्वेंट नाम में सर हिलाती है और कहते नहीं। विंग कहता है, इस वक्त कहाँ पर है? तो हेड सर्वेंट कहती है, सर तो इस वक्त स्टडी रूम में है। विंग कहता है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जैसे ही हल्के से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है अंदर वांगजी अपनी चेयर पर बैठा था और उसके पास बहुत सारे लोग ब्लैक ऑफिस के कपड़ों में बैठे हुए थे और वांगजी से बातें कर रहे थे। तभी एक पर्सन कहता है, सर वो जो हमारी शिपमेंट आने वाली थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वांगजी उसे घूर कर देखता है और कहता है, आने वाली थी, क्या वो आया नहीं? वो कहता है, नहीं सर आ तो गया है, लेकिन आपको तो पता है ना पुलिस कितनी प्रॉब्लम करती है, इसलिए। वांगजी कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। जब वो पर्सन सुनता है तो कहता है, लेकिन जल्द करवा दीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। वांगजी में सर हिला देता है। उसके बाद एक एक करके सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं और वांगजी सबकी प्रॉब्लम सुनता है। विंग दरवाजे पे ही खड़ा था।
उन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत इम्पोर्टेंट माफिया वाली डीलिंग चल रही हो। तभी वांग जी की नज़र विहिंग पर पड़ती है। वांग जी सभी लोगों की तरफ दिखता है और कहता है तुम लोग जा सकते हो। सब लोग वो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम अंदर आओ। विंग घबराते हुए अंदर आ जाता है। विंग इस वक्त थोड़ा बहुत डरा हुआ था। वांग जी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे माफिया समझ रहे हो। विंग ना में और हाँ में सर हिला देता है। वांग जी घूर कर उसे दिखता है और कहता है तुम्हें मैं सच में माफिया लगता हूँ। विंग फिर से हाँ में और ना में सर हिला देता है। वांग जी कहता तुम कहना क्या चाहते हो। विंग कहता नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वांग जी कहता अगर मैं माफिया होता तो इतनी रात को तुम्हें जाकर बचा कर लेकर आता, तुम्हें वहीं नहीं मार देता। विंग कहता ये बात तो है, आप मुझे तो मार देते। वांग जी कहता हाँ एग्जैक्टली, इसलिए तुम्हारे दिमाग में जो ये ख्याली पुलाव चल रहा है ना कि मैं माफिया हूँ, मैं माफिया नहीं हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता हूँ। वांग जी कहता तुम यहाँ क्या कर रहे थे वैसे। विंग कहता वो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, तो मैं आपको बुलाने आया था। वांग जी कहता ठीक है तुम चलो मैं आ रहा हूँ। विंग वहाँ से जाने लगता है और फिर से अपने मन में सोचने लगता है कोई माफिया खुद को माफिया थोड़ी बताएगा, वो तो खुद को शरीफ ही बताएगा ना। मुझे डरा रहे थे, ये सच में माफिया है, 100% माफिया है। ऐसा कहकर विंग बड़बड़ाते हुए जा रहा था। वांग जी उसकी फिर से बातें सुन लेता है और अपना हेडसेट करता है और कहता है ये पागल है क्या। विंग ऐसे बड़बड़ाते हुए डाइनिंग एरिया में आ जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। हेड सर्वेंट विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है। तब तक वांग जी भी वहाँ आ जाता है। दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग तो इस वक्त बिल्कुल चुपचाप था और अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांग जी एक बार विंग घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारा एडमिशन कौन से कॉलेज में हुआ है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है गुसू यूनिवर्सिटी। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता है गुसू यूनिवर्सिटी। विंग हाँ में सर हिला देता है और फिर से ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी कहता है ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी हो जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में छोड़ दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो कहता इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊँगा। वांग जी कहता नहीं मैं छोड़ कर आऊँगा। विंग कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी भी उठ जाता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है जाओ जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और रेडी होकर आ जाता है। उसके बाद विहिंग और वांग जी दोनों ही विहिंग के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वांग जी बार बार रास्ते में विहिंग को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन विंग बिल्कुल सीरियस हो चुका था। अंदर से विंग थोड़ा सा तो घबराया हुआ था, लेकिन वो वांग जी से कुछ भी नहीं कहता है। जैसे ही विहिंग और वांग जी दोनों ही विहिंग के कॉलेज पहुँचते हैं, विंग मेन गेट पर ही वांग जी को कार रोकने को कह देता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें अंदर तक छोड़कर आ सकता हूँ। विंग कहता नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। विंग अपने मन में सोचने लगता है, कहने के लिए वो अपने मन में सोचता है लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे। विंग कहता है अगर ये मेरे साथ अंदर गए और किसी ने इन्हें मेरे साथ देख लिया तो गलत समझेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट या प्रोफेसर कुछ भी गलत समझे। एक माफिया के साथ कॉलेज आना कितनी बुरी बात है। ऐसा कहकर विंग एक बार वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी उसकी सारी बातें सुन चुका था। वांग जी को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वांग जी कहता अपना बैग पैक लो और एक और बात अपना ख्याल रखना। विंग वांग जी की तरफ देखता है और हल्के से देता है और अपना बैग पैक ले लेता है और कहता है मैं अपना लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता है मैं तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। विंग कहता फिर भी आपको मेरी अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसको जाता हुआ देख रहा था। अनजाने में ही वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है चलो लैंड कॉर्पोरेशन में चलते हैं। ड्राइवर हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग कॉलेज में आता है तो सोचता है चैंग का नंबर तो गलत है और चैंग कहाँ रहता मुझे ये भी नहीं पता। मुझे अपने रहने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। मैं कॉलेज में पूछता हूँ हॉस्टल में रूम खाली है कि नहीं तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग कॉलेज के अंदर आ जाता है और अपने लिए हॉस्टल रूम के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन अब तक हॉस्टल के सारे रूम बुक हो चुके थे। विंग हैरान और परेशान था। विंग सोचता है कि उसे कॉलेज के आसपास ही अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, शायद कहीं पीजी मिल जाए या रेंट पर रूम। ये सोचकर विंग अपने लिए रूम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सारा दिन बीत जाता है। विंग को एक भी जगह खाली नहीं मिलती। कुछ मिलता है तो बहुत ज़्यादा हाई बजट था जो विंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, कुछ ज़्यादा दूर था। विंग वहाँ से कॉलेज आना उसके लिए इम्पॉसिबल था। विंग सोचता है मैं क्या करूँ, इस तरह से तो मैं फंस जाऊँगा। चैंग भी पता नहीं चैंग ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने गलत नंबर क्यों दिया, अब मेरे पास चैंग का नंबर भी नहीं है। उसके बाद विंग फिर से अपने लिए रूम ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और शाम से रात। विंग को रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती। विंग एक पार्क में आकर बैठ जाता है। उसके पास सिर्फ अपना बैकपैक था और उसका अपना खुद का फ़ोन, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। विंग वहीं पर चुपचाप बैठा होता है और सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास घर भी नहीं है, शायद आज रात को मुझे इसी पार्क में रात बितानी पड़ेगी, कल सुबह उठकर फिर से मुझे घर ढूंढना पड़ेगा। ये सोचकर विंग बेंच पर बैठा होता है। तभी अचानक से
विंग देखता है वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। विंग फिर से घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है। मैंने सोचा था पार्क में रात बिता दूंगा, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अल्फा है, यहाँ नहीं रह सकता मैं। ये सोचकर विंग अपना फ़ोन निकालता है। तभी उसे वांग जी का नंबर याद आता है। वह विंग एक बार नंबर को देखता है और उसके बाद सोचता है क्या उसे मैं कॉल करूँ, लेकिन वो तो एक माफिया है। फिर से माफिया का उससे कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं। विंग काफ़ी देर सोचता रहता है। तब तक कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। विंग घबराते हुए कहता वो कुछ नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से उठ जाता है। विंग फिर से घबरा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विंग इधर से उधर बस घूमे जा रहा था। विंग फिर से अपना फ़ोन निकालता है और अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। उसमें सिर्फ 8% बैटरी बची थी। विंग कहता है सिर्फ 8%, मुझे फ़ोन को चार्ज कर लेना चाहिए था, अब मैं क्या करूँ। एक बार कॉल लगा कर देखूँ, क्या पता मिस्टर लैंजन फ़ोन उठा ले। ये सोचकर विंग कॉल लगा देता है। वांग जी अभी सोने के लिए गया ही था। वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करने वाला था, लेकिन अचानक से रिंग करने लगता है। वांग जी फ़ोन की तरफ देखता है और उसे वही जाना पहचाना नंबर दिखता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है अब इसे क्या हो गया। वांग जी फ़ोन पिक करता है। उधर दूसरी तरफ से मिस्टर लैन मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। वांग जी जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने कपड़े पहनना स्टार्ट कर देता है। विंग कहता है वो आपको नहीं पता मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है मैं सुन रहा हूँ, बोलो क्या हुआ है। विंग कहता है वो एक्चुअली मैं मुझे रहने के लिए कहीं घर नहीं मिला और मैं फिर से रास्ते पर आ गया हूँ। और आपको तो पता है ना मेरे पास जियांग चंग का नंबर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक पार्क में भी गया था, सोचा था कि आज रात में पार्क में बिता लूँगा और कल सुबह फिर से अपने लिए रूम ढूंढूंगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अल्फा आ गए, मुझे वहाँ से आना पड़ा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है। वांग जी कहता आसपास कोई होटल है। विंग सीधे नाम में सर हिला और कहता नहीं यहाँ पर कोई होटल वोटल नहीं है और मुझे रूम भी नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर विंग हल्के हल्के रोने लगता है। वांग जी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। विंग कहता है लेकिन वांग जी कहता है शांत रहो और आसपास देखो तुम कौन सी जगह पे हो। विंग आसपास देखता है तो कहता है ये थोड़ा सा सुनसान एरिया है। वांग जी कहता है कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपने मेंशन से बाहर निकल जाता है। विंग वहीं पर एक जगह चुपचाप बैठ जाता है। उसे बहुत डर लग रहा था, आसपास से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विंग कहता है यहाँ तो कोई जंगल वगैरह भी नहीं है, लेकिन इतना जानवरों की आवाज़। विंग बहुत घबरा रहा था। विंग वहीं पर बैठ जाता है और अपने घुटनों में अपना सर छिपा लेता है और सोचने लगता है लैंडन जल्दी आ जाए तो अच्छा है। तभी अचानक से विंग के सामने एक कार आकर रुक जाती है। विंग हैरान होकर कार की तरफ देखने लगता है और वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है विंग दौड़ते हुए वांग जी के पास आ जाता है और फिर से उसे हक कर लेता है। वांग जी उसकी पीठ को सहलाने लगता है। विंग को इस वक्त बहुत रोना आ रहा था, वो सिसक के रो रहा था। वांग जी कहता शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं टाइम पे पहुंच गया हूँ ना। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता अगर तुम नहीं आते तो मेरा क्या होता। वांग जी कहता कुछ नहीं होता, चलो घर चलते हैं। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता अपना बैग पैक लेके आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है और जल्दी से बैग पैक लेकर आता है। वांग जी विंग को लेकर फिर से कार में बैठ जाता है। विंग कार में आकर चुपचाप बैठा रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग की तरफ एक बार घूर कर देखता है और कहता है क्या हुआ, तुम इतने शांत कैसे हो गए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग को घूर कर देखता है और कहता है सॉरी किस लिए। विंग कहता है कल रात को भी मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी और आज रात को भी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं लेट नाइट सोता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम नाराज़ नहीं हो मुझसे। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता नहीं, तुम मुसीबत में हो तो मैं तुमसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ। विंग फिर उसके बाद कुछ भी नहीं कहता, अपनी नज़र नीचे कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से विंग के पेट से गुड़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वांग जी विंग की तरफ दिखता है और कहता है तुम्हें भूख लगी है। विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है बहुत भूख लगी है, तुम्हें पता है घर ढूंढने के चक्कर में मैंने सारे दिन में कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया था और अभी मुझे फिलहाल बहुत तेज़ भूख लग रही है। वांग जी कहते हैं एक बार घर पहुंच जाते हैं फिर उसके बाद कुछ खा लेना। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी सीधे विंग को अपने मेंशन में ले जाता है। वांग जी मेंशन के अंदर आता है। विंग फिर से मेंशन को घूर कर देखता है और कहता है कहने के लिए ये माफिया है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसने परसों भी मेरी मदद की थी और आज भी देखो इतनी रात को ये यहाँ आ गया मुझे लेने के लिए, इसलिए ये दिल को बहुत अच्छा है। तो क्या हुआ, ये माफिया हुआ तो। ऐसा सोचकर विंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी फिर से विंग को घूर कर देखता है और कहता है तुम जो बातें अपने मन में सोचते हो ना उसे मन में ही सोचा करो, उगल मत दिया करो। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है उगल मत दिया करो, इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो तुम सुन पाते हो। वांग जी कहता है इतनी जोर के बोलोगे तो मैं सुन ही लूँगा। ऐसा कहकर वांग जी आगे की तरफ जाने लगता है। विंग हैरान होकर वांग जी को देख रहा था और कहता वो एक्चुअली वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है अपने रूम में जाओ फ्रेश हो जाओ।
तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भिजवा देता हूँ। विंग हाँ में सर हिला देता है और सीधे गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। वांग जी अपना हेडसेट करता है और वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये मुझे माफिया समझ रहा है, तो क्यों ना मैं इसके सामने माफिया ही बनकर रहूं। ये सोचकर वांग जी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और हेड सर्वेंट को कॉल करके बता देता है कि विंग वापस आ चुका है, तो उसके खाने पीने का इंतजाम कर दे। हेड सर्वेंट हाँ में सर हिला देती है और कहती है, ओके सर, मैं कर दूंगी। विंग फिर से उसी गेस्ट रूम में आ जाता है। जैसे ही विंग रूम में आता है तो उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। वो सीधे उछलकर बेड पर कूद जाता है और कहता है, मैं तो काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर में ही विंग सो जाता है। कुछ देर बाद अचानक से विंग के डोर पर नॉक होती है। विंग आधी नींद में उठकर बैठ जाता है और कहता है, इस वक्त कौन आया। जाकर दरवाज़ा ओपन करता है तो हेड सर्वेंट थी। हेड सर्वेंट के हाथ में खाने की ट्रॉली थी। विंग खाने की ट्रॉली को देखता है और हेड सर्वेंट की तरफ देखता है। हेड सर्वेंट विंग की तरफ देखती है और कहती है, यंग मास्टर, आप अभी तक तैयार नहीं। विंग हल्के से मुस्कुरा देता, कहता है, मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी, इसलिए मैं सो गया था, लेकिन अभी थोड़ी देर में फ्रेश हो जाऊंगा। हेड सर्वेंट कहती है, आपके लिए खाना। विंग कहता, हाँ रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। ऐसा कहकर विंग हेड सर्वेंट की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। हेड सर्वेंट खाना लेकर अंदर रख देता है और कहता है, आप खा लीजिएगा। विंग हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद हेड सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। विंग सीधे वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर आकर फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में खाने के बाद विंग अपने बेड पर चला जाता है और सो जाता है। इधर से हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी इस वक्त अपने रूम में था और सो रहा था, क्योंकि 2 दिन से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए आज उसे उठने में देर हो गई थी। लेकिन अचानक से मेंशन में फायर अलार्म बज जाता है। वांग जी उठकर बैठ जाता है और कहता है, मेंशन में आग लगी है। वांग जी जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से वांग जी की नज़र किचन की तरफ जाती है, जहाँ से बहुत सारा धुआं आ रहा था। सारे सर्वेंट बाहर खड़े थे और परेशान थे। वांग जी जल्दी से नीचे आता है और कहता है, क्या हुआ। सर्वेंट वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर, वो यंग मास्टर वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। हमने कहा था कि हम उनकी हेल्प कर देंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने खाना जला दिया। ऐसा कहकर हेड सर्वेंट अपना सर नीचे कर लेती है। वांग जी अपना हेड सर करता है और सीधे किचन की तरफ बढ़ जाता है। विंग इस वक्त एग फ्राई कर रहा था। वो एग फ्राई नहीं, एक जला हुआ कह सकते हैं, क्योंकि विंग ने एग को पूरी तरह से जला दिया था। वांग जी विंग के पास आता और कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम। विंग कहता, वो मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। वांग जी कहता, ब्रेकफास्ट बना रहे हो या किचन को आग लगा रहे हो। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग अपना अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, मैंने सोचा था कि आज मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। वांग जी कहता, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाना आता है। विंग हमेशा हिलाता है और कहता, गाँव में तो मैं बनाता था, लेकिन यहाँ की कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। गाँव में तो मैं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाता था, लेकिन यहाँ ये गैस स्टोव, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वांग जी कहता है, जब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो तुम बनाने क्यों आए। विंग कहता है, तुम्हारे घर में मैं 2 दिन से खा पी रहा हूँ, तो सोचा आज क्यों ना मैं खुद ही बना लूँ। ऐसा कहकर विंग सैड सा फेस बना लेता है। वांग जी कहता है, किचन से बाहर निकलो, हेड सर्वेंट सारा कुछ देख लेगी। विंग कहता है, लेकिन मैं तो चाहता था हेल्प करना। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, पहले बाहर निकलो। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे किचन से बाहर लेकर आ जाता है। हेड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, पूरा किचन साफ कर दो, उसके बाद हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना देना। हेड सर्वेंट हाँ में सर हिलाती है और सारे सर्वेंट को लेकर किचन में चली जाती है। विंग ने किचन की हालत सच में ख़राब कर दी थी। हेड सर्वेंट सारे सर्वेंटों की तरफ देखती है और कहती है, पहले किचन से क्लीन कर दो, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाना होगा। सारे सर्वेंट हाँ में सर हिला देते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उधर वांग जी विंग को बाहर लेकर आ चुका था और सीधे लिविंग रूम में लेकर आ जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे किचन में काम करने को किसने कहा था। विंग कहता है, मैं तो सोचा था थोड़ी हेल्प कर दूँ। वांग जी कहता है, जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है वो चीज़ करने क्यों गए थे। विंग कहता है, सॉरी। वांग जी कहता है, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, पहले देखो क्या कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल होती है, उसके बाद कुछ करना। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, तुमने आगे के बारे में कुछ सोचा है। विंग कहता है, सोचा, क्या सोचा। वांग जी कहता है, आगे तुम कहाँ रहने वाले हो। विंग कहता है, हॉस्टल रूम नहीं मिल रहा, पीजी बहुत महंगा है, और होटल में भी मैं नहीं रह सकता, और जियांग चेंग का नंबर तो रॉन्ग हो गया, जो तुम्हारा नंबर है। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता सिवाय तुम्हारे, तो मैं कहाँ जाऊँ। वांग जी कहता है, जब तक तुम्हें तुम्हारा भाई जियांग चेंग नहीं मिल जाता और तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। विंग जैसे ही ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, रियली, क्या मैं सच में यहाँ रह सकता हूँ। वांग जी कहता, अगर तुम्हें एक माफिया के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ऐसा कहकर वांग जी विंग को घूर कर देखने लगता है। विंग की हंसी अचानक से गायब हो जाती है और वो भी वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में एक माफिया हूँ। विंग ना में सर हिलाता है और उसके बाद हाँ में सर हिलाता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या समझूँ, हाँ या ना। विंग कहता है, नहीं। फिर कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, पहले सोच लो तुम्हें क्या कहना है, हाँ या ना। विंग जब ये सुनता है तो अपना अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, मुझे कंफ्यूज करना बंद करो, मैं यहाँ रहने वाला हूँ ना। ऐसा कहकर विंग अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है।
कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट बन जाता है तो विंग और वांगजी दोनों को बुलाया जाता है। विंग और वांगजी दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांगजी एक नज़र विंग की तरफ देखता है और फिर से ब्रेकफास्ट करने लगता है। विंग चुपचाप ही अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था क्योंकि उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो वांगजी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें आज भी कॉलेज जाना है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी कहता है, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तुम कार से चले जाना। विंग जैसे ये सुनता है तो वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हारी कार से? वांगजी हाँ में सर हिला देता है। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस से चला जाऊँगा। वांगजी कहता है, बस से जाने की क्या ज़रूरत है, इस घर में बहुत सारे कारें हैं। विंग कहता है, नहीं मैं बस से जाऊँगा। वांगजी कहता है, लेकिन? विंग कहता है, नहीं मैं बस से ही जाऊँगा, मैं कार से नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तुम बस अपने यहाँ रहने दे रहे हो, वही काफ़ी है, मैं और ऐसा नहीं चाहता। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। विंग कहता है, फिर भी मैं कार से नहीं जाऊँगा, मैं बस से चला जाऊँगा, उतने पैसे हैं मेरे पास। ऐसा कहकर विंग अपना ब्रेकफास्ट को चम्मच से हिला रहा था। वांगजी कहता है, ब्रेकफास्ट करो, अगर तुम ऐसे ही जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विंग जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। उस दिन के बाद से विंग वहीं रहने लगा था। वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बस कहने के लिए, क्योंकि विंग के आ जाने से वांगजी की लाइफ तो पूरी उथल पुथल हो चुकी थी। विंग कुछ भी उलट पलट कर दिया करता था, जिस वजह से वांगजी को अक्सर परेशानी हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही वांगजी आकर बैठता है तो देखता है कि विंग इस वक्त किचन में था और सर्वेंट के साथ कुछ बना रहा था। वांगजी हैरान होकर देखता है और फिर हेड सर्वेंट को बुलाता है और कहता है, विंग क्या कर रहा है? हेड सर्वेंट अपने सर नीचे कर लेता है और कहता है, मास्टर माफ़ कर दीजिए। वांगजी जब ये देखता है तो कहता, क्या ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? हेड सर्वेंट कहती, वो हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, और ऐसा कहकर वो रुक जाते हैं। तभी विंग वांगजी के सामने आ जाता है, उसके हाथ में 2-3 डिशेस थी। वांगजी विंग को हैरान होकर देखता है और कहता है, ये सब तुमने बनाया है? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी देखता है कि विंग ने बहुत सारी फ़िश की आइटम बना रखी थी। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, इतनी सारी फ़िश की आइटम? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, मैं यहाँ पर खाना बनाना सीख चुका हूँ। गाँव में अक्सर बनाया करता था लेकिन यहाँ के गैस स्टोव, ओवन, ये सब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैं पूरी तरह सीख चुका हूँ, तो मैंने बनाया। खा कर टेस्ट करके बताओ कैसा बनाया है। वांगजी एक बार हेड सर्वेंट की तरफ देखता है। हेड सर्वेंट तो अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांगजी को लगता है कि ज़रूर विंग ने इसमें कुछ गलती की होगी। वांगजी खाता नहीं है। वांगजी फिर अचानक से मछली को देखने लगता है और कहता है, ये फ़िश तो? विंग कहता है, ये फ़िश ये बिल्कुल ताज़ी फ़िश है, बिल्कुल ऐसा तालाब से निकाला और पकड़ा, काटा और बना लिया। वांगजी हैरान होकर कहता है, तालाब से निकाला? ये मछली तुम तालाब से पकड़ के लेकर आए हो? विंग कहता, हाँ, वो जो हमारे मेंशन के पीछे जो तालाब है ना, पॉन्ड, उसमें से लिया है। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, हमारे मेंशन के पीछे पॉन्ड? वो तो मेरा पॉन्ड है। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारा पॉन्ड है, उसमें कितनी सारी मछलियाँ थी, वो भी रंग बिरंगी और कितनी बड़ी बड़ी थी। मुझे तो देखकर लालच लग गया और इसलिए मैंने उसमें से 4-5 मछलियाँ पकड़ ली। वांगजी जैसे ही ये सुनता है सीधे वहाँ से खड़ा हो जाता है और सीधे पॉन्ड की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, ये पॉन्ड की तरफ क्यों भाग रहा है? फिर विंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांगजी पॉन्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और पॉन्ड में देखने लगता है और फिर उसके बाद विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? वांगजी कहता है, तुमने यहाँ से मछलियाँ पकड़ी हैं? विंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है, मैंने यहाँ से मछली पकड़ी है। क्यों, कुछ गलत हो गया क्या? वांगजी कहता है, तुम्हें पता है वो मछली कितनी कीमती थी? विंग कहता है, क्या कीमती थी? ऐसी मछली तो हमारे वहाँ भी मिलती है। वांगजी कहता है, इसलिए मैंने इन्हें अब्रॉड से मंगाया था, ये बहुत कीमती मछलियाँ थी। तुम्हें पता है एक एक मछली की कीमत कितनी है? विंग जब ये सुनता है तो नाम सर हिला देता और कहता है, नहीं पता, तुम बताओगे तब तो पता चलेगा। वांगजी कहता है, एक एक मछली लाखों में थी और तुमने लाखों की मछली ऐसे बनाकर वांगजी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विंग को किस तरह से डांटे। वांगजी विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विंग अपना पप्पी सा फेस बनाता है और कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था। वांगजी अपना हेडसेट करता है। अब वो क्या बोले, अब वो तो मछली कट चुकी है और बन भी चुकी है, इससे वांगजी और आगे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप अंदर की तरफ चला जाता है। विंग भी वांगजी के पीछे पीछे आने लगता है। वांगजी जाकर लिविंग रूम में बैठ जाता है। विंग अपने दोनों कानों को पकड़ता है और घुटनों के बल बैठ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था वो मछलियाँ इतनी कीमती है। अगर पता होता तो मैं सच में नहीं काटता। 1 लाख की एक मछली मैंने ऐसे ही काट दी, ऐसे गलती हो गई, प्लीज़। विंग पप्पी सा फेस बनाकर वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी एक नज़र विंग की तरफ देखता है। वांगजी को इस वक्त हंसी आ चुकी थी, लेकिन वांगजी अपनी हंसी पर कंट्रोल करता है और विंग को घूर घूर कर देखता है और कहता है, आइंदा मेरे पॉन्ड से तुम मछलियाँ निकाल कर फ्राई तो नहीं करोगे ना? विंग नाम से हिलाता है और कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं था वो मछलियाँ सच में इतनी कीमती है, नहीं तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। वांगजी कहता है, इट्स ओके, चलो लंच कर लेते हैं। विंग कहता है, हाँ वैसे भी इतनी महंगी मछली कौन बर्बाद करता है? वांगजी घूर कर विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम्हें मछलियों की पड़ी है? विंग कहता, मछलियों की नहीं पड़ी? तुम सोच सकते हो 1 लाख की एक मछली, मैं उन्हें इस तरह से बेस्ट थोड़ी कर सकता हूँ।
उन्हें तो खाना पड़ेगा ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपना हेडसेट करता है और डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। विंग भी वांग जी के पास बैठ जाता है। हेड सर्वेंट दोनों को ही खाना सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। विंग मछली को घूर घूर कर देख रहा था। वांग जी भी विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या देख रहे हो। विंग कहता है सच में ये मछली 1 लाख की है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता मैंने इसे स्पेशली मंगवाया था अपने पॉन्ड के लिए, लेकिन तुमने तो इन्हें फ्राई कर दिया। विंग कहता है वो सॉरी हाँ, लेकिन मैं क्या इसे ट्राई कर सकता हूँ। वांग जी कहता है जब मर ही चुकी है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, खा लो। विंग जैसे ही एक बाइट लेता है तभी अचानक से सारा मुंह से उगल देता है। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता क्या हुआ। विंग कहता है ये सच में 1 लाख की है। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता क्यों, तुम बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो। विंग कहता है इसका टेस्ट कितना बुरा है, कितना बेकार है, ये बिल्कुल टेस्टलेस है। वांग जी कहता है ये खाने के लिए नहीं होती है, ये मछलियाँ सिर्फ पालने के लिए होती है। विंग कहता है तो फ़ायदा ही क्या है अगर हम उसको खा ही ना पाए। वांग जी कहता है तुम पागल हो क्या। विंग कहता है नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहूँगा तो पागल हो जाऊँगा। वांग जी कहता है वो तो उल्टा होना चाहिए ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मैं भी पागल हो जाऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी थोड़ा सा तेज बोल देता है। विंग वांग जी को घूर के देखता है और कहता है ये बहुत बुरा है। वांग जी कहता है लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा, तुमने लगभग 5 मछलियाँ पकड़ी है, इसका मतलब ये 5 मछलियाँ 5 लाख की है, तो अब तुम वेस्ट थोड़ी करोगे 5 लाख को, तो खा लो। विंग कहता नहीं खा पाऊंगा। वांग जी कहता खाना पड़ेगा। विंग कहता मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। वांग जी खाने की प्लेट लेकर विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जल्दी से वहाँ से उठकर भागने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे भागने लगता है। अब मेंशन में एक शोर शराबा टाइप का हो चुका था। वांग जी और विंग दोनों ही भाग रहे थे। हेड सर्वेंट जब ये देखती है तो उसके फेस पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इससे पहले उनका मेंशन बिल्कुल शांत रहा करता था, लेकिन जब से विंग आया है उनका मेंशन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। विंग और वांग जी में अक्सर किसी न किसी बात पर बहस हो जाती है, या विंग कभी ऐसे ऐसे हरकतें करता है जिस वजह से वांग जी परेशान हो जाता है। अभी भी वांग जी विंग के पीछे भाग रहा था फिश की प्लेट को लेकर। उधर विंग अपने मुंह पर हाथ रखकर भाग रहा था। अचानक से विंग का पैर किसी से टकरा जाता है और विंग सीधे ज़मीन पर गिर जाता है। और वांग जी भी विंग के पीछे भाग रहा था तो वांग जी का भी पैर अटक जाता है और वांग जी के हाथ से फिश की प्लेट नीचे गिर जाती है और वांग जी सीधे विंग के ऊपर। और वांग जी और विंग दोनों के लिप्स एक दूसरे से चिपक चुके थे। विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वांग जी की भी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर 2 पर्सन की एंट्री हो जाती है। दोनों ही विंग और वांग जी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है यहाँ क्या चल रहा है। वांग जी जैसे ही उस पर्सन को देखता है जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अंकल आप यहाँ। तभी लैंसिजन कहते हैं हाँ हम तो नहीं यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है नहीं गंगा, वो आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंकुरन घूर कर वांग जी को देखते हैं और कहते हैं अब उठोगे भी, उस बेचारे को मार डालना का इरादा है क्या तुम्हारा, तुम्हें पता है तुम्हारा वेट कितना है। वांग जी जब ये सुनता है तो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है। विंग अभी भी नीचे लेटा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और अपना हाथ देता है। विंग भी धीरे से खड़ा हो जाता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। लैंकुरन और लैंसिजन दोनों को ही देख रहे थे। तभी लैंकुरन जाकर लिविंग रूम के काउच में बैठ जाते हैं। विंग और वांग जी भी वहीं आ जाते हैं। लैंसिजन लैंकुरन के पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बताओ क्या चल रहा है। वांग जी कहता वो अंकल जैसा आप सोच रहे वैसा कुछ नहीं। लैंकुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम कितने दिनों से घर नहीं आए हो, तुम्हें पता है। वांग जी कहता वो अंकल आपको पता है ना मुझे अकेले रहना पसंद है। वांग जी की बात सुनने के बाद लैंसिजन कहते हैं लेकिन वांग जी तुम कह रहे हो कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है, तो ये ओमेगा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, कहीं तुमने इस ओमेगा से शादी तो नहीं कर ली। तभी लैंसिजन लैंकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अंकल वांग जी ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, अपने ओमेगा हस्बैंड को इसने हमसे छुपा कर रखा। वांग जी कहता गगा आप जो समझ रहे वैसा है नहीं। लैंकुरन घूर कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता नालायक कहीं के तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और तुम अपने ओमेगा को छुपा के क्यों रख रहे थे। वांग जी कहता ऐसा जैसा आप लोग सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है। लैंकुरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम इधर आओ। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा घबरा जाता है। लैंकुरन जल्दी से अपने कोट को हटाते हैं और कोट के पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हैं और विंग के हाथ में दे लगते हैं। विंग जब ये देखता है तो कहता है ये तभी विंग की नज़र लैंकुरन के कोट के अंदर रखे हुए पिस्तौल पर जाती है। विंग हैरान हो जाता है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी तो अभी फिलहाल के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि अंकल से ज़्यादा बहस करने की हिम्मत तो उसमें है ही नहीं, इसलिए वो चुपचाप खड़ा था। विंग पैसों की तरफ देखता है और एक बार लैंकुरन की बंदूक की तरफ वो जल्दी से पैसों को ले लेता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो कहता है इसे क्या हो गया, ये इस तरह से भागा क्यों। लैंकुरन कहते हैं क्या हुआ, तुमने उसे डरा दिया। वांग जी कहता है मैंने एक शब्द भी बोला है अंकल। लैंकुरन कहते हैं तुम बिना शब्द कहे भी बहुत कुछ कर जाते हो, ये जो तुम्हारी है ना ये कंचे जैसी आंखें, ये बहुत कुछ कह जाती है, तुम्हारी इन आंखों से ही सब डरते हैं है ना, लेकिन मैं तुम्हारी इन आंखों से नहीं डरता हूँ, समझ में आया। वांग जी कहता मुझे पता है अंकल आप मुझसे नहीं डरते हैं। लैंकुरन कहते हैं एग्जैक्टली मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता, और वैसे भी मैं तुम्हें इन्वाइट करने आया था, तुम्हारा फ़ोन तो लग नहीं रहा है, तुम फ़ोन स्विच ऑफ करके क्यों रखते हो। वांग जी कहता है अंकल आपको पता है ना वो मेरा प्राइवेट नंबर है, मैं हमेशा ऑन करके नहीं रखता।
मैं जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उसे ऑन करता हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद लैंसी चेन कहते हैं, लेकिन वांग जी कम से कम हमसे बात तो कर लिया करते, और तुमने शादी कर ली। वांग जी कहता है, अंकल ऐसी बात नहीं है, मैंने उससे शादी नहीं की है। लैन कुरियन कहते हैं, तो वो ओमेगा हाँ इस मेंशन में क्या कर रहा है। वांग जी लैन कुरियन के पास जाकर बैठ जाता है और फिर उसके बाद सब कुछ बताने लग जाता है। लैन सिचन और लैन कुरियन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुमने उस ओमेगा की मदद की और उसे यहाँ लेकर आ गए। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। लैन कुरियन अपना सर खुजाने लगते हैं और उसके बाद वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी हमारे पास पैसों की कमी है क्या। वांग जी ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं गगा, हमारे पास पैसों की कमी क्यों होने लगी। आपका अलग बिजनेस है, मेरा अलग बिजनेस है, और हम करोड़ों में कमाते हैं। करोड़ों में क्या, हम अरबों में कमाते हैं। लैन सिचन कहते हैं, हाँ इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें उसे अपने मेंशन में रखने की क्या जरूरत है। उसके लिए तो हॉस्टल या पीजी भी बुक करके दे सकते थे ना, तुम उसे घर पर क्यों लेकर आए हो। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और अपनी नज़र नीचे कर देता है। लैन कुरियन कहते हैं, वांग जी क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम्हारे दिमाग में। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, गगा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। लैन सिचन कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। वांग जी लैन कुरियन और लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। लैन सिचन मुस्कुरा देते और कहता, मुझे पता ही था, नहीं तो तुम उस ओमेगा को अपने मेंशन में नहीं रखते, क्योंकि तुम्हें रियली में अकेले में रहना पसंद है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, आपने सही गैस किया गगा, आप बहुत इंटेलिजेंट है। ऐसा कहकर वांग जी लैन सिचन की तरफ देखने लगता है। लैन सिचन कहता है, लेकिन उसका भाई, वो उसे ढूंढ नहीं रहा होगा। उसका भाई का नाम क्या बताया तुमने। वांग जी लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चेंग। लैन सिचन जैसे ही ये नाम सुनते हैं तो हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग ये तो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है ना। वांग जी फिर से हाँ में सर हिला देता है और कहता, वो मेरे ऑफिस में काम करता है। वांग जी अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता, गगा वो मेरे ऑफिस में ही काम करता है। वो उस दिन जिस दिन विंग ने पहली बार मुझे रॉन्ग कॉल लगाया था, और मैं जब विंग से पहली बार मिला था और विंग ने मुझे हक किया था, तो मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि ये ओमेगा मेरे लिए ही बना है। तो उसके बाद मैंने सब कुछ पता किया। पता करने के बाद पता चला कि जियांग चेंग वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है, लेकिन मैंने बिहिंग को नहीं बताया। अगर मैंने बिहिंग को बता दिया तो वो अपने भाई के पास चला जाएगा उसके साथ रहने के लिए, इसलिए मैंने ये बात छुपा दी। और एक और मज़ेदार बात, ऐसा कहकर वांग जी लैन कुरियन और लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, आप लोगों को सुनकर हंसी आ जाएगी। लैन सिचन कहता है, क्या। वांग जी कहता है, बिहिंग को लगता है कि मैं एक माफिया हूँ। लैन सिचन और लैन कुरियन दोनों ही हैरान होकर वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। फिर लैन कुरियन कहते हैं, वो तो लगेगा ही ना, तुम रहते भी तो इस तरह से हो ना, तुम्हें इतना ब्लैक कलर पसंद क्यों है। वांग जी कहता है, पसंद है अंकल तो पसंद है, अब उस पर सवाल मत उठाइए। लैन कुरियन कहते हैं, इडियट कहीं के, अब आगे बोलो। वांग जी आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से वांग जी की नज़र लैन कुरियन के कोट के अंदर रखे हुए बंदूक पे जाती है। वांग जी हैरान होकर लैन कुरियन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप कब से बंदूक रखने लगे। लैन कुरियन अपने कोट के अंदर देखते हैं तो एक बंदूक रखी थी। लैन कुरियन उसे बंदूक को बाहर निकाल के कहते हैं, और इसकी बात कर रहे हो। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, आपको बंदूक रखने की क्या जरूरत आ गई है। लैन कुरियन कहते हैं, ये तो टॉय गन है। ऐसा कहकर लैन कुरियन उस टॉय गन को चलाकर दिखाते हैं। उसमें से बंदूक की चलने की आवाज़ आने लगती है, लेकिन उसमें से गोली नहीं निकलती। वांग जी हैरान होकर लैन कुरियन की तरफ दिखता है और कहता है, अंकल आप टॉय गन से खेलते हैं। लैन कुरियन कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये टॉय गन मेरा नहीं है, ये सिचन के बेटे जिंगई का है। वो हम दोनों खेल रहे थे तो मैंने जेब में रख ली थी तो मेरे साथ यहाँ आ गया, इसे घर जाकर वापस दूंगा। वैसे भी मैं तो यहाँ तुम्हें इन्वाइट करने आया था, अगले हफ्ते जिंगई का बर्थडे है ना, तो तुम आ जाना, और हाँ अपने ओमेगा को भी लेकर आ जाना। वांग जी कहता है, ठीक है अंकल लेकर आ जाऊँगा। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप दोनों इस टाइम आए हो, लंच भी तो नहीं किया होगा ना, चलिए लंच कर लेते हैं, लंच तैयार है। लैन कुरियन और लैन सिचन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी उन लोगों को डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। लैन कुरियन लैन सिचन अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वांग जी भी उनके साथ आकर बैठ जाता है। उसके बाद वांग जी हेड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है, जाओ विहिंग को बुला लाओ। हेड सर्वेंट हाँ में सर हिला देता है। लैन सिचन डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हैं, उसमें बहुत सारी फिश की डिशेज रखी हुई थी। लैन सिचन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ये फिश की डिशेज यहाँ पर, तुम तो फिश नहीं खाते हो ना। वांग जी नाम में सर हिलाता है और कहता है, गगा आपको पता है ना मुझे सी फूड से एलर्जी है, मैं सी फूड नहीं खाता हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद लैन कुरियन कहते हैं, हाँ तो ये इतना सारा खाना। वांग जी कहता है, हाँ विंग ने बनाया है। लैन सिचन कहते हैं, क्या सच में उसने बनाया, तो हम जरूर टेस्ट करें। वांग जी जब ये सुनता है तो लैन सिचन की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हाँ खाइए खाइए, एक एक मछली 1-1 लाख की है। लैन सिचन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, 1 लाख की, इतनी महंगी मछली कौन लेता है। वांग जी कहता है, मेरे पॉन्ड की सारी मछलियों को विंग ने मार दिया और उसे पका दिया है। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। लैन कुरियन भी जोर जोर के हंसने लगते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, सच में उस लड़के ने ये काम कर दिया। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता,
मेरे पॉन्ड में लाई हुई इम्पोर्टेंट मछलियों को उसने काट कर फ्राई करके मेरे सामने रख दिया और खाने को बोला। उसे ये भी नहीं पता कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। मैं एक बार खाने भी जा रहा था, अचानक से फिर पता चला कि उसने मेरा तालाब खाली कर दिया, मेरा पॉन्ड को खाली कर दिया। ऐसा कहकर वांग जी लैन कुरन और लैन सिचन की तरफ देख रहा था। तभी वहाँ पर बीइंग आ जाता है। बीइंग भी आकर चुपचाप बैठ जाता है और सबकी तरफ देखने लगता है। सभी अब नॉर्मल हो चुके थे और अपना अपना लंच कर रहे थे। लैन सिचन ने जैसे ही फर्स्ट बाइट मछली के लिए, लैन सिचन का भी मुंह बिगड़ गया। लैन सिचन का बिगड़ा हुआ मुंह देखकर वांग जी को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप अपना लंच कर रहा था। बीइंग ने तो अपनी नजरें ही नीचे कर रखी थी, क्योंकि इस वक्त उसे लैन कुरन से ज़्यादा डर लग रहा था। जब से उसने टॉयगन को देखा था। लैन कुरन बीइंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या तुम दोनों ने शादी सच में कर ली है? बीइंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी हाँ में सर हिला देता है और इशारा करता है कि हाँ बोल दो। बीइंग वांग जी को देखकर हाँ में सर हिला देता है। लैन कुरन जब ये देखता है तो एक स्माइल करता है और कहता है, इसका मतलब तुम दोनों ने शादी कर ली। बीइंग हाँ में सर हिलाता है और उसके नाम में सर हिलाता है। बीइंग को खुद समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वांग जी बीइंग को घूर घूर कर देख रहा था। तभी लैन कुरन कहते हैं, अगर तुम लोगों ने शादी कर भी ली है तो मैं उस शादी को नहीं मानता। बीइंग जैसे ही ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो लैन कुरन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा आपने? लैन कुरन कहता है, जब तक शादी मेरी आंखों के सामने नहीं हो जाती तब तक मैं इस शादी को नहीं मानने वाला। वैसे भी हम माफियाज हैं, माफिया ऐसे नॉर्मल शादी थोड़ी करते हैं। हमारी शादी में बंदूक वगैरह गोली वगैरह ना चले तो थोड़ी मज़ा आता है। ऐसा कहकर लैन कुरन वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान होकर लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल अब ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? लैन कुरन कहते हैं, तुम तो चुप ही रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना तुम्हारे ओमेगा से। वांग जी फिर चुप हो जाता है। लैन कुरन बीइंग की तरफ देखते हैं और हल्के से मुस्कुरा देते हैं और कहते, बेटा मैंने फैसला कर लिया है। बीइंग और हैरान हो जाता है और कहता है, फैसला? कैसा फैसला? लैन कुरन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते तुम्हारी और वांग जी की शादी करवा दूँ। बीइंग और भी हैरान, शादी और इतनी जल्दी? बीइंग जैसे ही ये बोलता है लैन कुरन कहते हैं, जल्दी? कहाँ जल्दी हो रही है? इस नालायक को देखा है, पूरे 35 साल का होने वाला है। बीइंग वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है। बीइंग तो अभी कुल 22 साल का है। बीइंग लैन कुरन की तरफ देखता है और कहता है, क्या ये 35 साल के हैं? लैन कुरन हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ये 35 साल का है। वांग जी हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल बस कीजिए, क्यों डरा रहे हो उसे? मैं 35 साल का नहीं हूँ। लैन सिचन तभी बोलते हैं, हाँ वांग जी सही कह रहा है। वांग जी थोड़ा चैन की सांस लेता है और सोचता है कि हाँ गगा तो सही बोलेंगे। लैन सिचन बीइंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी सही कह रहा है, वो 35 साल का नहीं, वो 38 साल का है। बीइंग की तो आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। वांग जी घूर घूर कर लैन सिचन को देखता है और कहता है, गगा आप क्या चाहते हैं? शादी होने से पहले ही मेरा डिवोर्स हो जाए? मैं सिर्फ 28 साल का हूँ। ऐसा कहकर वांग जी घूर घूर कर लैन सिचन की तरफ देखता है। लैन सिचन वहाँ से भागने लगते हैं। वांग जी के भी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। लैन कुरन बीइंग और वांग जी दोनों की तरफ देखता है और अपना हाथ दोनों के सर पर रखता है और कहता है, तुम दोनों ऐसे ही खुश रहा करो, और हाँ अगले हफ्ते मैं तुम दोनों की शादी करवाने वाला हूँ। बीइंग अभी भी हैरान हो जाता है और कहता है, इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। लैन कुरन कहते हैं, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते तो कब करोगे? बीइंग कहता है, कम से कम मैं अपना कॉलेज तो कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। वांग जी बीइंग की तरफ देखता है और कहता है, रियली? बीइंग कहता है, हाँ लेकिन उससे पहले नहीं, पहले मैं ग्रेजुएट तो हो जाऊँ। लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो कहता है, ठीक है तुम अभी शादी नहीं करना चाहते, कम से कम एंगेजमेंट तो कर सकते हो। बीइंग फिर से नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं मैं अभी एंगेजमेंट भी नहीं कर सकता। वांग जी बीइंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं कर सकते? बीइंग कहता है, मैं आपको जानता ही कहाँ हूँ, बस मैं आपके घर में आकर रहने लगा हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ या आप मुझसे प्यार करते हो, या हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया है? ऐसे कैसे मैं मुँह उठाकर तुमसे शादी कर लूँ, या तुम मुँह उठाकर मेरे पास आ रहे हो मैं तुमसे शादी कर लूँ? ऐसा नहीं होता। पहले मुझे तुम्हें पसंद भी तो करना चाहिए, तुम्हें लाइक भी तो करना चाहिए, उसके बाद। ऐसा कहकर बीइंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है। लैन कुरन की फेस फिर से स्माइल आ जाती है और कहता है, ठीक है तुम दोनों एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाओ, और उसके बाद जब तुम दोनों को लगेगा कि हाँ अब शादी का वक्त आ गया है तो शादी कर लेना। बीइंग कहता है, रियली? आप फिर परेशान तो नहीं करेंगे ना? लैन कुरन नाम में सर हिला देते हैं और कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। बीइंग कहता है, अगर मैं घर छोड़ के भाग गया तो मुझे किडनैप करके वापस भी नहीं लाएंगे? लैन कुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं हम तुम्हें किडनैप करके भी वापस नहीं लेकर आएंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, तुम घर छोड़ के भागोगे? बीइंग कहता है, सोच सकता हूँ लेकिन अभी नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो यहीं रुक रहा हूँ जब तक मेरा भाई यांगचंग मुझे नहीं मिल जाता। वांग जी घूर घूर कर बीइंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कहता। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब शायद हमें चलना होगा। लैन कुरन वहाँ से निकलने लगते हैं। बीइंग भी उनके साथ साथ जाने लगता है। बीइंग अभी भी वहीं पर खड़ा होकर उन लोगों को जाता हुआ देख रहा था। बीइंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। बीइंग ने वांग जी के बारे में कभी सोचा नहीं था, उस नज़रिए से वांग जी को कभी देखा नहीं था, लेकिन वांग जी की फैमिली तो कुछ अलग ही थी। कहने के लिए ये माफिया फैमिली थी, लेकिन देखकर अजीब ही अलग सा सुकून मिला था बीइंग को।
उसके बाद विंग अपने रूम में आ जाता है और सीधे बेड पर गिर जाता है और अपने फेस पर पिलो रख लेता है और कुछ ज़्यादा ही शर्मा रहा था। विंग वांगजी के बारे में सोच रहा था, बार बार वांगजी का फेस उसके सामने आ रहा था। विंग ने वांगजी को उस नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब अचानक से विंग के मन में भी अलग सा ख्याल आने लगा था। उधर वांगजी लैंसिचन और लैंकोरन को गुड बाय कहकर वापस मैंसन में आ जाता है। वांगजी को सारी बातें याद आ रही थी। अचानक से वांगजी को ये बात याद आती है कि मैं अगर यहाँ से भाग जाऊँ तो आप लोग किडनैप करके नहीं लाएंगे। वांगजी के मन में अजीब सा ख्याल आता है। वांगजी सीधे विंग के रूम में चला जाता है। विंग ने अभी भी तकिया अपने मुंह पर रखा हुआ था और सोच रहा था। वांगजी को कुछ अजीब ही नजर आता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और तकिए को खींच के विंग के फेस से फेंक देता है और कहता है, तुम सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे। विंग हैरान होकर उठ कर बैठ जाता है और कहता है, सुसाइड? वांगजी कहता है, हाँ, तो अपने तकिए से पिलो से तुम अपने नोज को क्यों दबा रहे थे? विंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तो सोच रहा था और मैं शर्मा भी रहा था। विंग की बात सुनने के बाद वांगजी कहता है, शर्मा रहे थे? मगर क्यों? विंग कहता है, तुम्हारी फैमिली ने क्या समझा, और तुमने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ? वांगजी कहता है, तुमने देखा ना अंकल और गगा कैसे हैं, उनके सामने मैं कुछ बोल पा रहा था, वो लोग तो कुछ और का और ही मतलब निकाल रहे थे, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। विंग कहता है, रुको एक मिनट। ऐसा कहकर विंग जो पैसे लैंडकुरन ने दिए थे विंग वांगजी के हाथों में दे देता है। वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये क्या है? विंग कहता है, वो तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे ओमेगा के लिए पैसे दिए थे ना, लेकिन मैं तो तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ। वांगजी विंग के करीब जाता है और कहता है, तो तुम मेरे ओमेगा नहीं हो तो क्या हुआ? विंग कहता है, तो इन पैसों पर मेरा हक नहीं है ना, ये तो तुम्हारे ओमेगा का है। ऐसा कहकर विंग नजरें नीचे कर लेता है। वांगजी उन पैसों को विंग के हाथों में रख देता है और कहता है, अंकल ने तुम्हें दिया ना, तो तुम्हारा ही हक है और तुम्हारे अलावा मेरा कोई ओमेगा हो नहीं सकता। ऐसा कहकर वांगजी विंग के करीब जाता है और उसके लिप्स पर एक क्विक किस कर लेता है और उससे दूर हो जाता है। विंग हैरान होकर वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है, ये क्या था? वांगजी कहता है, किस क्यों पसंद नहीं आया? क्या मैंने अच्छा नहीं किया? विंग कहता है, इतना छोटा कौन करता है? वांगजी जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, छोटा? ये छोटा था? विंग हमेशा हिला देता है। वांगजी विंग के फिर से करीब जाता है और विंग को एक डीपली और प्रेजेंटली कैस करना स्टार्ट कर देता है। विंग को तब ख्याल आता है कि उसने क्या कह दिया। विंग वांगजी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वांगजी क्या विंग को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। विंग ने खुद कहा है कि छोटा किस नहीं चाहिए, उसे बड़ा वाला किस चाहिए, तो वांगजी उसे वही दे रहा था। कुछ देर बाद वांगजी विंग से दूर होता है। विंग और वांगजी दोनों ही जोर जोर की सांसें ले रहे थे। वांगजी की फेस पर एक स्माइल आ जाती है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग को तो इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। विंग जल्दी से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। वांगजी जल्दी से विंग का फेस पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे? मानता हूँ मैं माफिया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा रॉयल रहूँगा। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और ओमेगा नहीं आएगा। क्या शादी करना पसंद करोगे मेरे साथ? विंग जब ये सुनता है तो कहता है, लेकिन मैं तुमसे शादी, मैं तो एक गाँव से आया हुआ लड़का हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वांगजी कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ शादी के लिए हाँ कर दो। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिला देता है और कहता है, ठीक है, लेकिन तुम वो ऐसा कहकर विंग रुक जाता है। वांगजी कहता है, बोलो। विंग कहता है, तुम वो माफिया वाला काम कर दोगे, वो काम नहीं करोगे, वो उसमें बहुत रिस्क है, तुम्हें पता है, तुम्हारी जान को भी खतरा आ सकता है। वांगजी कहता है, सोचना पड़ेगा, माफिया वाला काम सोचूंगा। अंकल और गगा से बात कर लो, वो भी तो माफिया वाला काम करते हैं ना, अगर वो लोग राजी हो जाए तो मैं भी छोड़ दूंगा। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, रियली तुम छोड़ दोगे ना? वांगजी कहता है, विंग कहता है, ठीक है, जिस दिन तुम माफिया वाला काम छोड़ दोगे उस दिन मैं तुमसे शादी कर लूँगा। वांगजी कहता है, रियली? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, मुझे माफिया पसंद नहीं है। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, तो तुम्हें माफिया पसंद क्यों नहीं है? विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, माफिया कितने गलत काम करते हैं तुम्हें पता है ना, वो लोग मर्डर करते हैं, किसी की किडनैप करते हैं और फिर वो बहुत गलत काम करते हैं, मुझे वो सब पसंद नहीं है, उससे जान को खतरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद विंग थोड़ी चुप हो जाता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, लैंजन। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग कहता है, आज तक तुमने कितना मर्डर किया है? कम से कम 150 तो कर दिया होगा ना तुमने मर्डर, आखिरकार तुम भी तो माफिया हो ना। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैंने कितने मर्डर? वांगजी अपने मन में सोचने लगता है, भाई मैंने मर्डर किया, मैं तो लैंड कॉर्पोरेशन का CEO हूँ, मैं कौन सा भला माफिया हूँ, लेकिन ये विंग मुझे माफिया सोचता है तो सोचने दो। ऐसा कहकर वांगजी अपने मन में सोचता है और कहता है, कम से कम 100। विंग कहता है, 100 लोगों को मार दिया? वांगजी हाँ में सर हिला देता है और कहता है, मैंने अब तक 100 मर्डर तो कर ही दिए होंगे। विंग कहता है, आज के बाद तुम एक भी मर्डर करोगे? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो तुम किसी को नहीं मारोगे। वांगजी कहता हूँ, अगर मेरा ओमेगा चाहता है तो मैं किसी को नहीं मारूंगा। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, सच है?
तुम सच में माफिया वर्ल्ड छोड़ोगे? वांग जी हाँ में सर हिला देता है और विंग को हक कर लेता है और विंग के पीठ को थपथपाने लगता है। वांग जी के फेस पर एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट बहुत कम हो जा रहे हैं दिन ब दिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, आप लोग करते ही नहीं हो। मैं इतना बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो ना, कम से कम हार्ट ही दे दिया करो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी और आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई। तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करना। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कई लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन का बटन दबाना भूल जाते हैं, जिस वजह से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।